हेलो डियर स्टूडेंट्स, इशू ऑफ शेयर्स में आज हम फॉरफीचर और री इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज को कवर करेंगे। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था उसमें हमने फॉरफीचर की एंट्री को क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन में ही देख लिया था, बट आज मैं उस एंट्री को और एक बार थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसी के साथ साथ हम री इशू ऑफ शेयर की भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर की। ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? तो बच्चों, जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती हैं और अगर शेयर होल्डर्स उन शेयर्स पे जो कॉल मनी है, जैसे मान लीजिए एक शेयर होल्डर्स है, उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे कर लिया, एप्लीकेशन मनी पे किया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, इट शोज कि उस पर्सन को शेयर्स परचेस करना है, कंपनी ने शेयर्स उसको अलॉट कर लिए, अब वो कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। बट अगर उसके बाद वो जो पर्सन है, वो जो शेयर होल्डर है, वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं करता है, कॉल मनी पे नहीं करता है, तो कंपनी, जब भी कंपनी को लगेगा उस अलॉटमेंट और कॉल मनी को मांगने के बाद अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, तो ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट्स, मतलब वो अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल भी हो सकता है, अगर शेयर होल्डर इनका पैसा नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर्स कैंसिल कर सकती है एंड सच कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स इज नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो बच्चों, जब भी शेयर फॉरफीचर होता है तो एंट्री क्या आएगी उसकी बात करते हैं। हमने अब तक जितनी भी एंट्रीज देखी उन सारी एंट्रीज में शेयर कैपिटल वाली एंट्रीज में शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में था। अब इश्यू ऑफ शेयर्स की सारी एंट्रीज, कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, सब में शेयर कैपिटल क्रेडिट है, बिकॉज वी नो कैपिटल इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस। अब यहां पर फॉरफीचर एक ऐसा सिचुएशन है जहां हम उस कैपिटल को कैंसिल करने की बात करते हैं। और अगर बच्चों हम कैपिटल को कैंसिल करेंगे तो जो कैपिटल हमेशा क्रेडिट में होगा, अगर हम उसे कैंसिल करेंगे तो कैपिटल को हमें क्या देना होगा? डेबिट देना होगा। तो ऑन अकाउंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर जो जर्नल एंट्री आएगी वो कुछ ऐसी होगी। हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो एंट्री लिख रहा हूं ये किसके लिए लिख रहा हूं? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के लिए। तो जब भी कंपनी शेयर्स फॉरफिट करती है तो ऑन अकाउंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर एंट्री क्या आएगी? तो फर्स्ट जिसे लिखा जाएगा वो होगा बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा विथ कॉल्ड अप कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा विथ कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? जिस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट के बाद कंपनी शेयर कैंसिल कर रही है वहीं तक का अमाउंट क्या होगा? कैंसिल होगा। कभी कभी कंपनीज क्या कर सकती है बच्चों? कभी कभी कंपनीज अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने शेयर कैंसिल कर लिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हम सिर्फ कॉल्ड अप कैपिटल मतलब फर्स्ट कॉल तक का ही अमाउंट लेंगे। कभी कभी सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट होगा तो सेकंड कॉल के बाद तक का ही अमाउंट हम डेबिट करेंगे। जब भी क्वेश्चन में आएगा और एक बार जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद कॉल्ड अप कैपिटल। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, देखो शेयर कैपिटल तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब नॉर्मली जिसे हम जानते हैं, किसे हम जानते हैं सर? हम जानते हैं कॉल्स इन एरियर्स को। जब भी कॉल का पैसा मिलता है नॉर्मल एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कॉल का पैसा नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, जो भी कॉल होगा फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। तो जो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट था और अब हम शेयर जब हम फॉरफिट करेंगे तो उस कॉल का पैसा कभी भी वापस नहीं मिलेगा, कभी भी वापस नहीं मिलेगा। और अगर बच्चों कभी भी पैसा वापस नहीं मिल रहा है तो हमें उस कॉल्स इन अरियर्स को भी क्या करना होगा? कैंसिल करना होगा। तो ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। मैं यहाँ डेबिट में और कुछ चीज़ आती हैं उसके लिए मैं स्पेस रहने दे रहा हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू कॉल्स इन अरियर्स। टू कॉल्स इन अरियर्स, ये टू कॉल्स इन अरियर्स हम उस अमाउंट के लिए लिखेंगे जो पैसा हमें रिसीव नहीं होता है। वी हैव टू कैंसिल द अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ था, क्योंकि जब वो शेयर होल्डर था तब उसने पैसे नहीं दिए तो उसके शेयर फॉरफिट कैंसिल हो जाने के बाद वो कौन से पैसे देगा जी। और बच्चों, जो अमाउंट शेयर होल्डर नहीं पे करता है वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर्स, और जो अमाउंट वो शेयर होल्डर ऑलरेडी पे कर चुका होता है, आई रिपीट, जो अमाउंट वो शेयर होल्डर पे कर चुका होता है उसे हम कहते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। उसे क्या कहते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। या देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और यहां पर हम लिखते हैं अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर। यहां पर कॉल्स इन एरियर्स में क्या आता है? अमाउंट
नॉट पेड बाय शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने जो अमाउंट पे नहीं की है उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स, और जो शेयर होल्डर्स ने अमाउंट पे कर दी है उसे हम कहते हैं कॉल्स इन, सॉरी पे नहीं की है कॉल्स इन एरियर्स, और जो पे कर चुका है शेयर होल्डर वो कहलाता है फॉरफीचर। और शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप अमाउंट से क्या हो जाता है, डेबिट। अब इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो फॉरफीचर में आ सकती हैं, क्योंकि अभी तक ये जो हमने फॉरफीचर की एंट्री देखी ये तो था नॉर्मल सिंपल फॉरफीचर। तो सर और कौन सा फॉरफीचर होता है, मान लीजिए अगर कोई शेयर्स एट प्रीमियम इशू हुआ है, शेयर्स कैसे इशू हुए हैं, प्रीमियम, और अगर वो प्रीमियम का पैसा आपको अलॉटमेंट में मिल चुका है और आप उन शेयर्स को जब फॉरफिट और कैंसिल करोगे ना, तब बच्चों प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल नहीं होता है। हाँ, बट अगर वो पर्सन एप्लीकेशन मनी ही पे करता है, अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं करेगा, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करेगा, और जब वैसे शेयर्स फॉरफिट होंगे तो अलॉटमेंट का प्रीमियम अगर रिसीव हो चुका है तो कैंसिल नहीं होता है, बट अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है ना तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्या करना होगा बच्चों, हमें कैंसिल करना होगा। अगर बोर्ड एग्जाम्स में वैसा क्वेश्चन आया है तो हम उसे अलग से देखेंगे, या फिर अगर टेक्सचुअल में और कुछ एक क्वेश्चन बचा है अगर उसमें वो कवर करता है तो देख लेंगे, वरना एक्चुअली ऐसा केस बनता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल होता है, बट कौन सा, जो नहीं रिसीव हुआ होगा। सर वो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन देखने के बाद। तो बच्चों अगर कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल करना है, अच्छा नॉर्मल एंट्रीज में, नॉर्मल केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता है क्रेडिट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम को जर्नल में कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। बट अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल करना है क्योंकि मिला नहीं, तो हमें उस सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या देना होगा, डेबिट। जैसे हमने शेयर कैपिटल को डेबिट दिया है तो हम यहां लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और ये कब होता है, इफ नॉट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम नहीं मिला होगा ना बच्चों तो ही कैंसिल करेंगे, और अगर प्रीमियम मिल चुका है और फिर वो पर्सन कॉल का पैसा नहीं देता है और वो शेयर फॉरफिट होता है, तब प्रीमियम कैंसिल नहीं करना है। मतलब प्रीमियम कौन सा कैंसिल होता है, जो कंपनी ने रिसीव नहीं किया। हाँ, अगर कंपनी को सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल चुका है तो उस प्रीमियम को कंपनी कैंसिल नहीं करती है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बच्चों फॉरफीचर की एंट्री तो थी, बट उस फॉरफीचर की एंट्री में हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल नहीं किया था क्योंकि वो प्रीमियम कंपनी को मिल चुका था, मैंने उसकी बात भी नहीं की थी। अब यहां आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें और कुछ हो सकता है, हाँ सर, नॉर्मल जैसे हम जानते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में डेबिट में आता है, आपने देखी होगी। तो उस अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में अगर जो शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू हुए थे वो शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, तो वो डिस्काउंट का अमाउंट भी बच्चों में क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। नॉर्मली डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डेबिट होता है, बट जब हम उन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो जो डिस्काउंट कैंसिल करना पड़ेगा, जो डिस्काउंट पहले हमने डेबिट लिखा था अब हम उस डिस्काउंट को कहां लिखेंगे, क्रेडिट। मतलब हम अपोजिट ट्रीटमेंट दे रहे हैं टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ये जो दोनों चीजें हैं, ये दो चीजें हैं, ये बच्चों और कहने का मतलब है या तो क्वेश्चंस में शेयर्स जो इशू हुए होंगे वो प्रीमियम पे इशू होंगे या फिर डिस्काउंट पर इशू हुए रहेंगे। उन दोनों को जब हम कैंसिल करेंगे तो जो प्रीमियम क्रेडिट में आता था वो डेबिट में चला गया और जो डिस्काउंट डेबिट में आता था वो क्रेडिट में, क्योंकि हमें यहाँ शेयर्स को क्या करना है, कैंसिल। ये दोनों बहुत रेयर सिचुएशन है, प्रीमियम तो फिर भी कहीं देखने मिल जाएगा, बट डिस्काउंट कैंसिल करने जैसा क्वेश्चन शायद से 12th कॉमर्स के लेवल तक आपको देखने न मिले। हाँ, बट ये जो दोनों चीजें ना बच्चों, कॉल्स इन एरियर्स और शेयर फॉरफीचर, ये तो एक सिंपल सा केस बन जाएगा जिसमें हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, उसमें तो सारे फॉरफीचर के और री इशू के ही केसेस हम देखेंगे। तो बच्चों ये हो गई हमारी फॉरफीचर की कंप्लीट एंट्री। आपको क्या याद रखना है, तो अभी आपको सिंपली ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है उतना याद रखना है। एंट्री ओरिजिनली कैसी है फॉरफीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर्स जो पैसा नहीं दिया, एंड टू शेयर फॉरफीचर जो पैसा उस शेयर होल्डर ने दिया और कंपनी उसको रिटर्न नहीं करेगी। आप कह सकते हो कंपनी ने वो पैसे खा लिए, वैसे खाए नहीं है कंपनी के पैसे, बट एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी वो पैसे वापस नहीं करेगी उस शेयर होल्डर को, जो चले जाते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब क्या होता है, प्रोविजन क्या है, कंपनी ने शेयर्स तो कैंसिल कर लिए, उस शेयर होल्डर के शेयर हमने कैंसिल कर लिए। अब आगे जाके अगर कंपनी को लगता है कि इन शेयर्स को री इशू करना है तो कंपनी इन शेयर्स को री इशू भी कर सकती है। और बच्चों जब ऐसे फॉरफिट किए हुए शेयर्स जब री इशू होते हैं तो उसकी एंट्री क्या आएगी वो भी हम देख लेते हैं, दैट इज री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर।
तो बच्चों जब भी फॉरफिट किए हुए शेयर्स री इशू किए जाते हैं तो कंपनी नए शेयर होल्डर्स से कुछ पैसा लेगी। मान लीजिए जैसे एग्जांपल तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में ही देखेंगे, यहाँ पर अभी एंट्री पे फोकस करते हैं। तो जो अमाउंट हम नए शेयर होल्डर्स से लेंगे, जो हमने शेयर फॉरफिट किया है राइट, उसमें से वही शेयर हमको सेम शेयर्स री इशू करना है, तो नए शेयर होल्डर से जो हम पैसा लेंगे वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डोंट वरी, एंट्री लिख लूँ फिर ज़्यादा बेटर पोजीशन में होंगे आप समझने के। मेरे लिए हमेशा ये डाउट हो जाता है कि मैं ज़्यादा ये सोचता हूँ कि आप किस मोमेंट पे ज़्यादा उस चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, तो वहीं पर जाके उन एग्जांपल्स को मैं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। तो व्हेन शेयर्स इज री इशूड, कुछ पैसे नए शेयर होल्डर से हम लेंगे, कुछ ये क्या मैक्सिमम शेयर्स, मैक्सिमम अमाउंट उस नए शेयर होल्डर से लिया जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और शेयर कैपिटल, शेयर्स इशू हो रहे हैं तो यहाँ हम डायरेक्टली शेयर्स इशू कर देंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं, सीधा क्या आ जाता है बच्चों, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए वो एक ही शेयर की बात करते हैं, 10 रुपीज़ का शेयर है जो हम उस नए पर्सन को इशू कर रहे हैं। अब उससे हो सकता है कंपनी इस शेयर को 10 में ही रीइशू करे, 10 का कम में भी रीइशू कर सकती है। अगर कंपनी इस शेयर को कम में रीइशू करती है, मान लीजिए 9 रुपीज़ में रीइशू कर रही है, तो जो नया शेयर होल्डर है वो 9 रुपीज़ पे करेगा, कंपनी जो शेयर्स देगी वो होगी 10 रुपीज़ का। तो ये 1 रुपीज़ जो कम पड़ा वो कहाँ से आएगा, तो जो भी पैसा शेयर्स इशू करने में कम पड़ता है, कम पड़ता है कहने का मतलब है जितना कंपनी नए शेयर होल्डर को कंसेशन देती है वो अमाउंट हम यूज़ करते हैं फ्रॉम शेयर फॉरफीचर, क्योंकि शेयर फॉरफीचर ये वो चुराया हुआ पैसा या हमने हड़प लिया है पैसा पुराने शेयर होल्डर का, तो उस पैसे को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर भी अमाउंट लिख लेता हूँ। 10 रुपीज़ का एक शेयर है जो हम कैंसिल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि उस शेयर होल्डर ने 2 रुपीज़ पे नहीं किया था, उसने 8 रुपीज़ पे किया था, बाकी की सारी चीज़ें नहीं हैं। सो हमने एक 10 रुपीज़ का शेयर कैंसिल कर लिया है क्योंकि शेयर होल्डर ने 2 रुपीज़ पे नहीं किए थे और कंपनी उस शेयर होल्डर का 8 रुपीज़ खा गई, आप ऐसा कह सकते हो। तो वो हो गया टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 8 रुपीज़, ढापा हुआ पैसा, ये कंपनी ने जो पुराना शेयर होल्डर था उसका पैसा खा लिया। क्यों? क्योंकि उसने 2 रुपया पे नहीं किया था। सर ये तो गलत है, गलत कुछ नहीं है, ये सब एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस हो रहा है। अब हम यहाँ री इशू की बात करेंगे बच्चों, तो इस री इशू में हम नए वाले पर्सन को सेम वही 10 रुपीज़ वाला शेयर जो हमने कैंसिल किया है, नए वाले शेयर होल्डर को हम कितने में दे रहे हैं, 9 रुपीज़ में। शेयर कितने का है, 10 रुपीज़ का, तो ये 1 रुपीज़ आएगा कहाँ से, तो हमने पुराने वाले शेयर होल्डर का जो पैसा हमने लिया था जिससे मैंने कहा कि कंपनी खा गई, तो उस 8 रुपीज़ में से 1 रुपीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। 9 रुपीज़ नए शेयर होल्डर से आया, 1 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफीचर में से यूज़ किया और टोटल शेयर कितने का हो गया, 10 रुपीज़ का। तो इस तरीके से बच्चों फॉरफीचर की एंट्री आ जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नए शेयर होल्डर से मिला हुआ पैसा, फॉरफीचर जो कम पड़ा कंपनी ने खुद से यूज़ किया हुआ पैसा और टोटल उसकी अमाउंट। क्या ये क्लियर है? तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री हो गई री इशू की। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या है बच्चों, आफ्टर री इशूइंग फॉरफिटेड शेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कंसेप्ट आता है जिसपे बोर्ड एग्जाम्स में न जाने कितनी बार ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन आ चुका है और जर्नल एंट्रीज में भी आपको ये क्वेश्चन देखने मिल सकता है। तो बच्चों जब भी ये फॉरफिटेड शेयर री इशू होते हैं, ये जो शेयर्स हमने फॉरफिट किया था, ये जो शेयर्स जब री इशू होते हैं तो आफ्टर री इशूइंग फॉरफिटेड शेयर इसका जो बैलेंस होता है, आई रिपीट, आफ्टर री इशूइंग फॉरफिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि अब वो पैसा यूज करने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी उस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करती है, एक अकाउंट में ट्रांसफर करती है जिस अकाउंट का नाम है कैपिटल रिजर्व। क्या नाम है? कैपिटल रिजर्व। मैं यहां थियरी लिखूंगा फिर उसके बाद एंट्री। क्या होता है बच्चों, आफ्टर री इशू ऑफ forfeited share balance available in share forfeiture account is transferred to capital
रिजर्व, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर रीइशुइंग फॉरफिटेड शेयर द बैलेंस अवेलेबल इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एग्जाम में ये बहुत बार पूछेगा कि ये कहां ट्रांसफर किया जाता है, तो कहां ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल रिजर्व में। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? शेयर फॉरफीचर को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये देखिए नॉर्मली इस एंट्री में शेयर फॉरफीचर कहाँ है बच्चों? क्रेडिट में। इसको ट्रांसफर कहाँ करना है? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट है, वी नो रिजर्व्स एंड सरप्लस इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस, तो ये जो शेयर फॉरफीचर है ये डेबिट होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और यहां पर कौन सा अमाउंट आता है? प्रोपोर्शनेट अमाउंट और प्रोपोर्शनेट बैलेंस अवेलेबल इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब मैं प्रोपोर्शनेट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कंपनी कभी कभी फॉरफिट तो कर लेगी 100 शेयर्स, बट उसमें से सिर्फ इशू कितना करेगी? 50, 60 या 80। तो 50, 60 या 80 शेयर का ही प्रोपोर्शनेट बैलेंस री इशू के बाद जो बचेगा वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम एक छोटी सी बात को ध्यान में रखेंगे कि हम हमेशा पर शेयर कैलकुलेशन ध्यान में रखेंगे। हम पर शेयर फॉरफीचर कितना है वो ध्यान रखेंगे, पर शेयर हमने फॉरफीचर यूज कितना किया वो ध्यान रखेंगे, और जो बैलेंस आएगा उसी को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। हमने जितने शेयर्स क्या किए होंगे? री इशू। आप अमाउंट वाले पार्ट पे अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे तब ये अमाउंट वाला पार्ट मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए तो आप एक बार इन तीनों एंट्रीज को लिख लीजिएगा, और इन एंट्रीज में से ये एंट्री में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये एंट्री ऑलमोस्ट 50-60% आपकी क्लियर होनी चाहिए, और ये वाली एंट्री को आपको सिर्फ थोड़ा सा देखा देखा सा फिल रखना है, क्योंकि जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ये सारी चीज़ें रिवाइज होंगी, रिपीट होंगी, और तब आपको इनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? क्लियर हो जाएंगे। तो अभी मैं आप सबसे मिलूंगा इनके प्रॉपर क्वेश्चन के साथ। इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं इशू किया गया है तो हम इसे कहेंगे इशू कैसे हुआ है बच्चों? एट पार। Okay, all shares were subscribed and duly allotted. Company made all the call. All cash was duly received except the first and final call on 100 equity shares. सारे पैसे मिल गए हैं, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इस क्वेश्चन में अगर बच्चों आपने ध्यान से देखा होगा तो 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 40 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब एक ही कॉल है, पहला ही कॉल फाइनल कॉल है, और उसका टोटल अमाउंट है 40। 3 ही इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जी, तो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया है। दिस शेयर्स वेर फॉरफिटेड बाय द कंपनी एंड वेर री इशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 75 पर शेयर। इन शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, कैंसिल कर लिया। क्यों फॉरफिट किया? क्योंकि उस पर्सन ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया था, तो ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ मनी उसके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड सच कैंसिलेशन इज नोन एज फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, कितने में री इशू हुए हैं ये शेयर? 75 रुपीज़ में। मतलब जिस नए पर्सन को ये शेयर इशू किए जाएंगे उससे कंपनी 75 रुपीज़ लेगी, और बाकी का जो पैसा है अभी हमने एंट्रीज में देखा था कंपनी खुद से कंट्रीब्यूट करेगी। कहाँ से? फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये सारी चीज़ें नहीं है, बट इस क्वेश्चन की अगर हम बच्चों बात करें तो लास्ट की दोनों एंट्री फॉरफीचर वैसे हमने एक बार देखा है, बट आज वापस से रिवाइज हो जाएगा, इस क्वेश्चन में वापस से रिपीट होगा वो, और री इशू। इनको छोड़कर बाकी का पूरा क्वेश्चन एक नॉर्मल, एक सिंपल से फुल सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन के जैसा ही है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू एंड फर्स्ट कॉल रिसीव्ड वाली एंट्री से चेंजेस थोड़े थोड़े शुरू होंगे। तो देखते हैं और हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज के साथ। तो बच्चों अमाउंट्स ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 30 है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपीज़ का है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी जर्नल एंट्रीज। पहली जर्नल एंट्री क्या आएगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्वेश्चन में कहीं पर अलग से नहीं दिखा है कितने एप्लीकेशंस आए, बट जो लाइन है वो कह रही है ऑल शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली अलॉटेड, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम मानेंगे सारे, वैसे कहा है उन्होंने कि सारे शेयर्स सब्सक्राइब हो चुके हैं, दैट मीन्स हमने कितने एप्लीकेशंस मिले हैं? जितने हमने शेयर्स इशू किए थे। तो स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री के साथ। तो बच्चों एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री आती है
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर कितने शेयर्स थे? 2000 शेयर्स थे, तो 2000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन मनी मिला होगा। ये तो है बच्चों नंबर ऑफ शेयर, और एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना था? 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, तो ये रहा 30 रुपीज। सो बच्चों 30 इंटू 2 60 और 3 0, कितना हो गया ये? 60,000। 60,000 नरेशन में हम क्लियरली मेंशन करेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आप भी मेरे साथ साथ अच्छे से रूलिंग करने के बाद क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिएगा, प्रॉपर स्पेस छोड़ दीजिएगा। वैसे टोटल 3 केसेस है, 3 इंस्टॉलमेंट है, तो 3 इंटू 2 6, फिर उसके बाद एक एंट्री हो जाएगी हमारी किसकी? फॉरफीचर, री इशू और ट्रांसफर, मतलब और 3 एंट्रीज आएंगी उसमें। सो 6 + 3 टोटल 9 जर्नल एंट्रीज हमें रिकॉर्ड करनी है इस क्वेश्चन के लिए। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आप भी लिखिएगा नरेशन अच्छे से, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद सेकंड स्टेप होता है, हमें इसे ट्रांसफर करना होता है शेयर कैपिटल में। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप है। इसकी एंट्री क्या आती है? सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम एंट्री लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां बच्चों इस क्वेश्चन में सर कुछ रिफंड है क्या? अगर रिफंड होता तो बच्चों हम यहां क्रेडिट में क्या ऐड करते? टू बैंक। और अगर कुछ एडजस्ट करना होता तो हम क्रेडिट में क्या ऐड करते? सर हम वहां ऐड करते टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। रिफंड के लिए टू बैंक, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी जब मिलता है और उसे एडजस्ट करना हो तो हम क्रेडिट में ऐड करते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इस क्वेश्चन में ना ही रिफंड था, ना ही कुछ पैसे हमें क्या करने थे बच्चों? एडजस्ट करके देने थे। तो जितना पैसा मिला है पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, 60,000 और 60,000। अब ये रिफंड वाला प्रॉब्लम और सर एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने वाला क्वेश्चन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो ही ये सारी चीजें होंगी। फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में ये बातें आती ही नहीं है। ये बातें कब आती हैं? व्हेन इशू इज ओवर सब्सक्राइब। इसका मतलब जब एप्लीकेशन ज्यादा मिल जाए, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कम हो। वैसे ये केस वो नहीं है, तो नरेशन में हम लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये काम हमने कर लिया, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। थर्ड स्टेप होगा बच्चों हमारा अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, हम अलॉटमेंट के पैसे शेयर होल्डर्स से डिमांड कर रहे हैं, एंट्री आती है। पहले हमेशा प्लेन सिंपल एंट्री बोलना है और फिर उसमें एडिशंस करने हैं, अपडेट्स करने हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। सो सिंपल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ड्यू इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर देखो, वैसे याद होना चाहिए क्वेश्चन में शेयर्स इशू एट प्रीमियम था या एट डिस्काउंट। सर ना ही प्रीमियम है ना ही डिस्काउंट है, तो बस हमने जो कही वही हमारी फाइनल एंट्री है। क्या आएगी एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट का पैसा आना है, सो डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों यहां अमाउंट कैसे लिखेंगे? सर हम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं बच्चों? हम 2000 शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, और एक शेयर का अलॉटमेंट मनी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। तो 30 रुपीज है अलॉटमेंट पे, तो 30 इंटू 2 60 और 3 जीरोस 60,000। 60,000 नरेशन में हम क्लियरली मेंशन करेंगे बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बिंग allotment money
बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू और बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल। अब यहाँ बच्चों अलॉटमेंट ड्यू के बाद अलॉटमेंट रिसीव होगा, अलॉटमेंट रिसीव्ड जितना ड्यू हुआ उतना ही रिसीव्ड। सर ये कैसे पता चला? क्वेश्चन में कहा ना ऑल शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली अलॉटेड, कंपनी मेड ऑल द कॉल्स, ऑल कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल को छोड़कर कहीं पर भी डिफॉल्ट नहीं है, मतलब अलॉटमेंट का पैसा पूरा आया है। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हम एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? जितना ड्यू था उतना पूरा का पूरा 60,000। ये हमने एंट्री कर ली अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड का नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जी सर, अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हो चुकी है। अब बारी है फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करने की। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बच्चों कैसे आएगी? जैसे नॉर्मल चेंजेस कॉल ड्यू की एंट्री में तो वैसे कुछ नहीं होते। कॉल ड्यू की एंट्री आती है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो भी नाम होगा, या इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इस बार हम कहेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम यहां एंट्री लिखेंगे इक्विटी शेयर first and final call account debit, equity share first and final call account debit to equity share capital account, equity share first and final call account debit to equity share कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा यहां पर? तो हम यहां पर बच्चों अमाउंट देखते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था 40 रुपीज का, शेयर्स वही 2000 शेयर्स ही हैं। अब बच्चों 40 इंटू 2 80 और 3 0, मतलब ये अमाउंट हो गया हमारा 80,000। ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री। अब बारी आती है फर्स्ट कॉल रिसीव की, और यहां से डिफॉल्ट शुरू होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सारा पैसा सब कुछ मिल गया था सिर्फ 100 इक्विटी शेयर्स का छोड़ के, वो भी कौन सा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो बच्चों जो कॉल मनी रिसीव्ड है उसकी एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बट यहां जो पैसे नहीं मिले हैं हम उनको कॉल्स इन एरियर्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट लिखो, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा और वो आपका बोर्ड एग्जाम भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears, मतलब पैसा मिलना बाकी है। इक्विटी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहां अमाउंट कैसे लिखने हैं? अब देखिए कॉल्स इन एरियर्स, हमें फाइनल कॉल का अमाउंट पता होना चाहिए, वो है 40 रुपीज। कितने लोगों ने पे नहीं किया था? एक पर्सन ने, जिसके पास 100 शेयर्स थे। तो एक 100 शेयर्स वाला पर्सन 40 रुपीज पे नहीं करता है पर शेयर। तो 100 शेयर्स का 40 रुपीज कितना होगा? 40 इंटू 140 और 3 zeros, 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो मतलब कितना हो गया? 4000। अब टोटल अमाउंट कॉल का देखिए कितना था? 80,000। वही कॉल का 80,000 यहां क्रेडिट में आ जाएगा। अब 80,000 में से अगर हमें 4,000 रिसीव नहीं होते हैं तो हमें रिसीव कितने हुए हैं? वी हैव रिसीव्ड 76,000। तो यहां हमने वो अमाउंट लिख ली। बैंक अकाउंट डेबिट में 76,000 नरेशन में मेंशन करेंगे। अच्छा, इसका नरेशन रह गया है, ओके। बीइंग, ये कौन सा है? फर्स्ट एंड फाइनल, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, आगे लिख लेंगे एक्सेप्ट ऑन
100 शेयर्स, 100 शेयर्स को छोड़ के बाकी का पूरा पैसा मिल चुका है। इसका नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये हमारी सारी एंट्रीज यहाँ पर हो गई, ये फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री हो गई। अब बच्चों यहाँ पर हमने अब सिर्फ किसी एंट्री में कुछ नया ऐड हुआ है तो वो है कॉल्स इन एरियर्स, और अब ये नया भी हमारे लिए पुराना हो जाना चाहिए। जब भी कॉल का पैसा नहीं मिलेगा हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड एग्जाम्स में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वहां पर बच्चों को कॉल्स इन एरियर्स लिखना, फिर उनका इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट बताना स्टार्ट कर दूंगा तो। सो इट्स बेटर कि मैं कॉल्स इन एरियर्स वाला कंसेप्ट साथ में लेकर ही चलूं, इसलिए मैं इसे फॉलो करता हूं। यहां पर हो गया बच्चों ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय द कंपनी, कंपनी ने ये शेयर्स कैंसिल कर लिए। अब पूरा क्वेश्चन इतने अच्छे से देखने और करने के बाद हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इन भाई साहब के या जो भी हैं इनके शेयर्स कैंसिल क्यों होंगे? क्योंकि उन्होंने 4000 का कॉल नहीं पे किया। अच्छा, कितने शेयर्स फॉरफिट होंगे? पूरे के पूरे जो 2000 के शेयर है पूरे के पूरे 2000 शेयर्स फॉरफिट करोगे क्या? नहीं। जिन शेयर्स पे कॉल मनी नहीं मिला है और अगर क्वेश्चन कहता है कि वो सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं तो ही उन्हें फॉरफिट करना है। कितने शेयर्स थे वो? 100 शेयर्स। तो इन 100 शेयर्स को ही हम क्या करेंगे? फॉरफिट, दैट इज कैंसिल। तो बच्चों फॉरफिचर की एंट्री क्या आती है? सर फॉरफिचर की एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लिख लिया हमने। जी सर, ये हमने लिख लिया। अब इससे अमाउंट कितना आएगा तो याद रखने के लिए मैंने कहा था, वैसे यही कहा है कि कॉल्ड अप कैपिटल से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। कौन से स्टेज के बाद शेयर फॉरफिट हो रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक कंपनी आपसे क्या क्या डिमांड कर चुकी है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब पूरा का पूरा 100 रुपीज कंपनी डिमांड कर चुकी है। तो पूरा का पूरा 100 रुपीज उस शेयर्स का कैंसिल होगा। कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स। तो इन 100 शेयर्स का पूरा 100 रुपीज कंपनी क्या करेगी बच्चों? फॉरफिट, दैट इज कैंसिल करेगी। तो कितना अमाउंट हो जाएगा सर? ये अमाउंट हो जाएगा 10,000। 100 शेयर्स थे और 100 रुपीज कंपनी कैंसिल करेगी। अब इन कैंसिल करना है कंपनी को 10,000 रुपीज का शेयर कैपिटल, बट इसमें से जो पैसा, अब ये देखिए ये कॉल्स इन एरियर्स यहाँ ऑलरेडी लिखा होता है हमारे पास डेबिट में, तो सोचना कम पड़ता है, हमारे पास हिंट ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो अब जो पैसा आने वाला था, अब जब कैंसिल कर दिया तो नहीं आएगा। क्लियर? तो नहीं आएगा तो कॉल्स इन एरियर्स हम यहाँ क्रेडिट करेंगे टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कितना सर? ये 4000। ये बच्चों हमने क्या कर लिया? क्रेडिट। 4000 ही है जी सर, 4000 ही है। अब यहां पर आगे हम क्या देखेंगे? हो गया। अब सर 10,000 में से 4,000 उस पर्सन ने पे नहीं किया, उसे कहा जाता है कॉल्स इन एरियर्स। बट उस पर्सन ने कुछ पैसे दिए भी तो थे ना सर, जो बैलेंस है वो उसने पे किया था, मतलब 10 - 4 6,000 वो पर्सन पे कर चुका था, और ये वो पैसा है जो कंपनी उसको कभी भी वापस नहीं देगी, और इस अमाउंट को कहा जाता है शेयर फॉरफिचर। अब ये अमाउंट आता कैसे है अगर आप ये जानना चाहते हो तो उस पर्सन ने बच्चों एप्लीकेशन पे किया होगा, वैसे 10 - 4 6,000, और एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ। उसने एप्लीकेशन पे किया था, हाँ सर किया था। एप्लीकेशन मनी कितना है? 30। अलॉटमेंट मनी कितना है? 30। टोटल कितना हो गया? 60 रुपीज उसने पे किए। कितने शेयर्स पे? उसके 100 शेयर्स पे। तो 100 शेयर्स इंटू 60 कितना हुआ? 6,000। और वही मैंने यहां पर बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में आपको बताया है। तो बच्चों हम यहां लिखेंगे टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कितना अमाउंट आया? 6,000। ये भी कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया है बच्चों। उसने एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का 30 रुपीज, अलॉटमेंट का 30 रुपीज, 60 रुपीज उसने पे किया था, और उसके 100 शेयर्स थे, और इस जस्ट बिकॉज उसने ये 4,000 पे नहीं किया है, कंपनी उसका 6,000 रुपीज क्या कर लेगी? जमा कर लेगी, उसे कभी भी वापस नहीं देगी, और उसका 10,000 का पूरा शेयर कैपिटल क्या कर लिया जाएगा? कैंसिल।
इन शेयर्स को कैंसिल करने के बाद बच्चों कंपनी के पास राइट होता है कि कंपनी इन शेयर्स को री इशू कर सके। तो ऐसा ही हुआ है। इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ने इन शेयर्स को री इशू किया है एज अ फुल्ली पेड अप शेयर, और कितने में, वो भी 75। सर फुल्ली पेड अप शेयर का मतलब क्या है? उस शेयर होल्डर से कंपनी 75 रुपीज़ लेगी और उसको 100 रुपीज़ का शेयर्स कंपनी उसके रिटर्न में देने वाली है, और उससे बाकी का पैसा बाकी ऐसा नहीं है कंपनी उसे बाद में कॉल करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसको वो 25 नहीं देना है, वो 25 रुपीज़ कंपनी खुद से एडजस्ट करेगी। कैसे, वो हम देखते हैं। तो बच्चों व्हेन फॉरफिटेड शेयर इज री इशूड, नए शेयर होल्डर से, अच्छा नरेशन बचा हुआ है, नरेशन लिख लेते हैं हम। इसका नरेशन आ जाएगा, इसका बिंग बिंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड, being 100 shares forfeited on account of non-payment of call money। आप डिटेल में लिख सकते हैं being 100 shares forfeited on account of non-payment of call money। जी, तो अब इसके बाद जब हम इन शेयर्स को री इशू करेंगे, री इशू करना इससे मतलब है नए शेयर होल्डर से कुछ पैसे लेंगे। तो नए शेयर होल्डर से हम जो पैसे ले रहे हैं बच्चों वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट। मैं साथ साथ में अमाउंट भी बताते चलूंगा, आप भी देखते चलिएगा, लिखते चलिएगा। सर हमने उन 100 शेयर्स को री इशू किया है एट 75 रुपीज़। हम उस नए वाले पर्सन से कितना लेंगे? 75 रुपीज़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, ध्यान दीजिए, 7500। जो पैसा कम पड़ेगा, क्योंकि शेयर तो 100 रुपीज़ का है, हम उसको एज अ फुल्ली पेड अप 75 में री इशू करें, तो जो पैसा कम पड़ेगा वो कंपनी को खुद से अरेंज करना होगा। और खुद से अरेंज करने का मतलब है कंपनी इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से वो पैसा क्या करती है, यूज। तो मैं यहां लिखूंगा बच्चों शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अब लेट्स से अगर आपको ये एकदम अचानक से हिट नहीं हो रहा है, याद नहीं रह रहा है, तो यहां पर नॉर्मली हम जब शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में पूरा अमाउंट और शेयर इशू हो जाता है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ये 100 शेयर्स थे और एक शेयर है बच्चों 100 रुपीज़ का। तो जब 100 शेयर्स 100 रुपीज़ के इशू हो जाएंगे तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी? सर ये अमाउंट हो जाएगी 10,000। अब मुझे बताइए 10,000 की शेयर कैपिटल के बदले अगर आपके पास सिर्फ 7,500 आता है, हम जानते हैं जर्नल में टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट सेम होती है, तो बाकी का 2,500 आएगा कहाँ से? हमने तो उस पर्सन को एज अ फुल्ली पेड अप दे दिया 75 में, तो बाकी का 25 रुपीज़ पर शेयर कंपनी अरेंज कहाँ से करेगी? तो कंपनी वो पैसा यूज़ करती है जो उसने पहले वाले शेयर होल्डर का क्या कर लिया होता है, जब्त कर लिया होता है, खा गई होती हैं आप कह सकते हैं। तो कितना है वो अमाउंट? 2,500। समझने के लिए कह रहा हूं, बाकी सब कुछ जो होता है दैट इज एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। तो बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा ये शेयर फॉरफीचर में ये अमाउंट कैसे आया? सर हमने 100 शेयर्स का 25 रुपीज़ कम पड़ा था तो वो यूज़ किया हमने यहाँ पर। जी कोई बात नहीं, ये आपके कंप्लीटली आपके नॉलेज के लिए, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा जा रहा है। तो हम इस एंट्री के नरेशन के फॉर्म में यहाँ लिखेंगे बीइंग 100 shares reissued at 75 फुल्ली पेड अप। हमने 75 फुल्ली पेड अप समझकर ये 100 शेयर्स क्या कर लिए हैं, री इशू कर लिए हैं। अब बच्चों सबसे मेन कहानी शुरू होती है और एक लास्ट एंट्री के साथ। अब वो लास्ट एंट्री क्या है? जब इन शेयर्स को री इशू किया जाता है, री इशू हमने देख लिया 75 रुपीज़ में हो रहा है। आफ्टर री इशूइंग फॉरफिटेड शेयर द बैलेंस अवेलेबल इन शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो शेयर फॉरफिटेड में बैलेंस है वो कहाँ चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। बट इस क्वेश्चन में तो सारे के सारे शेयर्स री इशू हो गए हैं, तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। देखिए कैसे है, शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस था, ये देखिए 6,000 रुपीज़ हमारे पास शेयर फॉरफीचर में थे और हमने यूज़ कितना किया, ये देखिए 2,500 हमने क्या कर लिया, यूज़। तो इस 6,000 में से 2,500 जो यूज़ किया है उसे माइनस कीजिए और जो बैलेंस है कितना आएगा बैलेंस?
बैलेंस आएगा हमारा 3,500 रुपीज़। ये जो 3,500 का बैलेंस है इसे हम कैपिटल रिजर्व में, किसको, शेयर फॉर फ्यूचर में से, देखिए क्रेडिट था 6,000, उसमें से डेबिट कितना हो गया 2,500, और जितना है उसे यूज़ करके जो बैलेंस, मतलब यूज़ करके नहीं, जो बैलेंस है उसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। और शेयर फॉर फ्यूचर को ट्रांसफर करने की एंट्री आती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 6,000 माइनस 2,500, 3,500। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग बैलेंस इन शेयर, being balance in share for future ट्रांसफर्ड, बिंग बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड, पूरा डिटेल में लिख सकते हैं बिंग बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जिसको हमने जर्नल एंट्री के फॉर्म में भी लिखा हुआ है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब बच्चों यहाँ तो मैंने इसे डायरेक्टली बता दिया है, बट इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें फॉर फ्यूचर की ही सारी एंट्रीज और आई थिंक सो री इशू की ही सारी कंसेप्ट है, मतलब वहां पर हमें ये फॉर फ्यूचर करनी है, ये री इशू करनी है, यही एंट्रीज को डिफरेंट सिनेरियोज में करना है, वहां पर हमें बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखना होगा। अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये कैलकुलेशन कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए एक्चुअली करनी कितनी होती है। यहां देखिए, आप हमेशा पर शेयर कितना अवेलेबल है वो ध्यान रखिए। सो डू रिमेंबर फॉरफिचर में पर शेयर हमारे पास कितना अवेलेबल था, तो हमने कितना फॉरफिट कर लिया था बच्चों, ये जो 6,000 है ना वो 60 रुपीज़ हैं, तो 60 रुपीज़ में से हमने यूज़ कितने किए बच्चों 25, तो बचे कितने 35 रुपीज़ पर शेयर हमारे पास बैलेंस है, और जितने शेयर्स आप री इशू करोगे ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने 100 शेयर्स री इशू किए थे, तो 35 इंटू 100 जो हो जाएगा 3,500। अगर इस बार आपको ये थोड़ा सा हैवी लग रहा है सो डोंट वरी, इस क्वेश्चन में तो सारे के सारे शेयर्स जब री इशू होते हैं तो ये बहुत सिंपल होता है, जितना फॉरफिचर का बैलेंस है अमाउंट यहाँ लिखा है उसमें से जो यूज हुई है अमाउंट वो माइनस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और इससे जो और एक स्टेप आगे हैं और जो डिफिकल्ट लेवल है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ये जो मैंने अभी 2 मिनट पहले जो चीज़ ओरली बोली वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पर इसकी ज़रूरत होगी मैं इन्हें प्रॉपरली आपको लिखकर बताऊंगा। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हमने पहली बार री इशू की एंट्री देखी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में ये हम बहुत डिफरेंट टाइप्स में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय, टेक केयर।